नमस्कार प्यारे बच्चों। गुरुकुल दर्पण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं उत्तम और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम संविधान सभा के निर्माण की बात कर रहे थे। अब तक हम पढ़ चुके थे किसके बारे में? शिमला समझौता तक। और मैंने आपको शिमला समझौता विफल होने का प्रमुख कारण बताया था कि शिमला समझौता या फिर वेवेल योजना में क्या था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी उसमें हिंदुओं के बराबर क्या चुने जाएंगे? मुस्लिम सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन कायदे आजम कहे जाने वाले व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना का एक हठ पूर्वक एक मूर्खतापूर्ण बयान था। क्या था वह? कि वायसराय की कार्यकारिणी में जितने मुस्लिम सदस्य होंगे वो सभी किससे आएंगे? मुस्लिम लीग से आएंगे। और इसी कारण शिमला समझौता विफल हो जाता है। तो टाइम के महत्व को समझते हुए, बाकी बातों को कम करते हुए अब हम चलते हैं सीधे आगे कैबिनेट मिशन की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम किस पर चलते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में। प्यारे बच्चों, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो जैसा कि आप सभी को पता है 23 मार्च 1946, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। अगर इसके मैं अध्यक्ष की बात करता हूं तो अध्यक्ष कौन हुआ करते थे बच्चे? तो पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, अगर इसके प्रमुख दो सदस्यों की बात करता हूं, ये कौन थे? भारत सचिव थे उस समय के। कौन? भारत सचिव थे। कौन थे बच्चों? भारत सचिव हुआ करते थे। दूसरे इसके सदस्य थे ए बी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य आयोग था, 3 सदस्य मिशन था और ये कौन हुआ करते थे? नौसेना मंत्री। चलिए बच्चों, और अगर मैं बात करता हूं जो तीसरे व्यक्ति हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये कौन हुआ करते थे? अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और इन्होंने कह दिया कि आप अपनी संविधान सभा का निर्माण अपनी स्वेच्छा से करें, हम आपको ऑडिट करेंगे और आपके द्वारा जो गलतियां होंगी हम उनको बताएंगे बच्चों। तो इन्होंने कुछ ऐसा सुझाव दिया और इसी के आधार पर क्या किया गया कि इसी के आधार पर, किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर, इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। किसका? संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है बच्चों, यहां पर तो कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव हुआ करते थे, ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री और स्टीफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड। और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो बच्चों इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना। तो यहां पर बात की हमने बच्चों किसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, नोट कीजिए सारी चीजों को, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बड़ी ही तेजी और फुर्ती के साथ हम चलते हैं आगे की तरफ। कैबिनेट मिशन कब आया? 23 मार्च 1946। क्या हुआ, क्यों आया? कि संविधान सभा गठन के लिए आया था और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब संविधान सभा को व्यवहारिक रूप इसी के आधार पर दिया गया। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस भारत सचिव हुआ करते थे, ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री और स्टीफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड हुआ करते थे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं संविधान सभा का गठन तो अब तो होना निश्चित है और संविधान सभा गठन कब कब किया गया। तो चलिए इसके बारे में जुड़ी हुई जानकारी लेते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हम टाइम की वैल्यू को समझते हैं। आपका पेपर 10 जनवरी लेकर आने। देखो बच्चों, चीजें शुरू करते हैं, शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन अब शुरुआत हुई है तो शुरुआत ऐसी होगी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, उसी तरीके से, क्योंकि बच्चों का हमेशा जो आपके जो भारत के 11वें राष्ट्रपति हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो क्या करते थे कि अपनी तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। तो हम आपको देंगे आपके सपनों की नई उड़ान। तो जुड़िए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए।
बाकी तरीके आप सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं किसकी प्यारे बच्चों, संविधान सभा की, सभा है ना। अब मेन बात आ रही है संविधान सभा की। प्यारे बच्चों, गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 6 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1940। और पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और इसी दिन संविधान सभा का प्यारे बच्चों क्या चुन लिया गया? अस्थायी सदस्य, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और प्यारे बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष जिस व्यक्ति को चुना गया था, और वो व्यक्ति कौन हुआ करते थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन चुन लिए गए 9 दिसंबर को? पहले ही बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सम्मान के रूप में इस व्यक्ति को चुना गया था। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्यों में शामिल हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगली बैठक होती है प्यारे बच्चों कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसी दिन बच्चों क्या चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखो क्या चुन लिया जाता है? संविधान सभा का, किसका? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इसी दिन चुन लिया जाता है। किसको प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगर बात करते हैं कि संविधान सभा का 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन प्यारे बच्चों संविधान सभा में क्या पेश कर देते हैं? तो संविधान सभा में पेश करते हैं पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू हमेशा कहते हैं कि हम चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि उन पर काम नहीं करते। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में पंडित नेहरू ने क्या पेश किया? उद्देश्य का प्रस्ताव। क्या बच्चे? उद्देश्य का प्रस्ताव। उद्देश्य का प्रस्ताव क्या किया? प्रस्तुत किया संविधान सभा में। किसने? पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को, है ना। अब यही बच्चों उद्देश्य का प्रस्ताव कब संविधान सभा से कब पारित हुआ? तो पारित होने की डेट है प्यारे बच्चों 22 जनवरी 1946। लिख दूं? लिख दूं? तो 1946 कैसे लिख दूंगा? क्योंकि 46 है तो लगभग कब? दिसंबर के बाद 22 जनवरी तो 47 होगा, है ना। तो दिमाग खोल के बैठेंगे। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? 1947। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा से क्या हुआ? पारित हुआ। तो संविधान सभा से कब पारित हुआ उद्देश्य का प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या हुआ कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद यह 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। ये थी संविधान सभा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इन पॉइंटों को अपने दिमाग में क्लियर कीजिए। और अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, कुछ करने की चाह रखते हो तो दिन रात पढ़ो और 6 से 5 घंटे एक जगह बैठने की कोशिश कर लो। ठीक है, चलो बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि हमारा संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, चलिए अब भैया, अब यहां तक बहुत चीजें हो गई, आगे चर्चा करेंगे संविधान सभा जो सभा है उसमें सदस्यों के बारे में, है ना। यहां तक बात कर ली, इसमें सदस्य कितने हुआ करते थे? तो प्यारे बच्चों संविधान सभा में सदस्य हुआ करते थे वो 389 हुआ करते थे। अगर मैं देश आजादी के बात करूं तो जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद कितने हो गए? तो पाकिस्तान अलग हो गया तो संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। ठीक है, तो एक आंकड़ा है, आप याद कर सकते हैं।
चलिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इसमें सदस्य कितने हुआ करते थे, 389, और आजादी के बाद सदस्यों की संख्या 299 हुआ करती थी। अब जानेंगे बच्चों कि सदस्य जो थे, जब सदस्यों का निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ करते थे। देखो, कांग्रेस के जो निर्वाचित हुए थे, कांग्रेस के कितने निर्वाचित हुए थे बच्चों, 208, है ना। अगर बात करें किसने, मुस्लिम लीग से, तो कितने हुए थे, 73। अगर हम बात करता हूं किससे, देसी रियासत से, बच्चों कितने, देसी रियासत थे तो 93। अगर मैं अन्य की बात करता हूं तो अन्य हुआ करते थे बच्चे 15। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 11 और 9 19 का एक हासिल का एक, 2 11 और 7 18 का 8 हासिल का एक, और 2 और 1 3, तो टोटल संख्या हो जाती है वो 389 पहुंच जाती है। तो यहां पर बात कर चुके हैं हम संविधान सभा के सदस्यों के बारे में, जिसमें कांग्रेस के कितने थे, 208, मुस्लिम लीग 73, देसी रियासत 93 और अन्य जो हुआ करते थे वो 15 हुआ करते थे। चलिए बच्चों, आगे जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या हमने काउंट कर ली। अब बहुत टाइम हो गया, अब रुका नहीं जा रहा, तो क्या करें, संविधान बना दें। क्या करने बच्चे, संविधान बना दें, संविधान बना दें। चलो, खर्चा वर्चा ये पुरानी बातें हैं, कि खर्चा ना पूछता, खर्चा रटने में कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के पिता कौन थे, बी आर अम्बेडकर। अगली क्लास में हम इनकी समितियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, किसके पास कितनी समिति थी। लेकिन उससे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, दिन आया प्यारे बच्चों 26 नवंबर 1949, सॉरी 26 नवंबर कौन सा, 1949। तो दिन कौन सा आया बच्चे, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 दिन आ गया कौन सा, 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा द्वारा क्या स्वीकार कर लिया गया बच्चे, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, संविधान को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है बच्चे। यहां पर बात की कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया। और कहीं कहीं पर प्यारे बच्चों, संविधान को स्वीकार करने के लिए अंगीकार शब्द प्रयोग किया जाता है स्वीकार के रूप में, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, तो यहां पर संविधान को स्वीकार कर लिया गया, और वर्ष 2015 से लगातार 26 नवंबर को किसके रूप में मनाया जा रहा है बच्चों, किसके रूप में, संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जब उनका 125वां जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो अगर आपसे बात करें, जो चीजें इतिहास, भूगोल और ये जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से जुड़ी हुई होती हैं, उनसे इस स्टडी जीके में ज्यादा सवाल आने की संभावना रहती है। बाकी मिसलेनियस सेक्टर तो बच्चों बहुत हो जाते हैं, ठीक है। नदी किनारे वाला भी सेक्टर आ सकता है, तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर संविधान सभा ने कब स्वीकार कर लिया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सब स्वीकार कर लिया, ठीक है। चलिए बच्चों, अब संविधान लागू होगा कब, लागू, तो संविधान लागू कब कर दिया गया, तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू में क्या हुआ करता था, विवाद हुआ करता था, उसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अच्छे इंसान थे और बी आर अम्बेडकर भी अच्छे इंसान थे, दोनों में काफी गहरी मित्रता हुआ करती थी। संविधान 26 जनवरी 1950 लागू होने का एकमात्र जो पिछला उद्देश्य ध्यान में आता है वो क्या था, कि 31 दिसंबर 1919 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रात को 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया जाता है, और साथ ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की जाती है कि हम 26 जनवरी तक पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। अब बच्चों, देश तो आजाद हो गया 15 अगस्त को,
इसी चीज को पूरा करने के लिए आपके अंदर भी कोई ख्वाहिश होगी, आप भी कोई चीजें शुरू करना चाहते हैं, तो किसी व्यक्ति ने नहीं शुरू कर पाया, तब ना हो पाया, वो 4 साल बाद होगा। तो सपना उन्होंने इस तरह का देखा था और पूरी कांग्रेस ने। तो प्यारे बच्चों, इसी दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, कुछ संविधान ज्ञान के बारे में। जैसा कि पहले ही पता है कि संविधान के पिता कौन है, बी.आर. अंबेडकर। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, संविधान ज्ञान के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आप बात करूं कि संविधान निर्माण है ना, संविधान निर्माण कितने समय में हुआ, तो बच्चों सभी को पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर क्या हुआ, संविधान तैयार हुआ। 105 बैठक हुई, 3 वाचन हुए और प्यारे बच्चों क्या हुए, 11 अधिवेशन, 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 105 बैठक, 3 वाचन और 11 अधिवेशन हुए। चलो बच्चों, मैं आगे जैसे कि बात करता हूं किसके बारे में, 105 बैठक, 3 वाचन और 11 अधिवेशन हुए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, 12 अधिवेशन हुए थे, तो उनका भी जवाब दिया जाएगा भैया, क्योंकि संविधान तो बन गया था कब कब बन गया था संविधान, 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। लेकिन जो 12वां अधिवेशन हुआ वो कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को, इसलिए उसे काउंट नहीं किया जाता 11 अधिवेशन, है ना। और आपको पेपर में दिख रहा है कहीं पर 11 का ऑप्शन नहीं है, 12 का है, तो आप निश्चित लगाएंगे। लेकिन अगर 11 12 दोनों हैं तो आप किसको लगाएंगे, 11 को लगाएंगे। और डिपेंड करेगा कि संविधान स्वीकार किए जाने तक कितने अधिवेशन हुए थे या संविधान लागू किए जाने तक कितने अधिवेशन हुए थे, तो उसमें आंसर में डिपेंड करेगा भाषा पर। ठीक है, और फिर आपके थोड़ी सी इस खोपड़ी पर कि आपका दिमाग किस तरीके के चलता है। ठीक है, चलिए, तो संविधान निर्माण का समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 105 बैठक, 3 वाचन और 11 अधिवेशन हुए। अच्छा, संविधान हस्तलिखित है ना, संविधान कैसा है, हस्तलिखित। और संविधान प्यारे बच्चों कहां पर रखा गया है, तो अब मैं बात करूं कि संविधान हस्तलिखित है और लिखा किसने है, जो संविधान की मूल प्रति है, तो किसने लिखी है, कृष्ण कुमार वैद। कृष्ण कुमार वैद ने संविधान को लिखा है हाथ से, है ना। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो कृष्ण कुमार वैद जी की राइटिंग बड़ी प्यारी हुआ करती थी और इन्होंने इसको लिखा है। और जो इटालिक श्रेणी में लिखा है वो किसने लिखा है, प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को लिखा है। अगर मैं तीसरी बात करता हूं कि संविधान में जो चित्र हैं, आकृति है, वो किसने बनाया है, तो नंदलाल बोस नामक बिहार के व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने संविधान में क्या बनाई है, आकृतियां बनाई हैं। ठीक, आगे चलते हैं, संविधान सभा की मोहर पर किसका अंकन है, तो हाथी का। और संविधान की जो पुस्तक है उस पर 4 पशुओं के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम भेल के नाम से जानते हैं। बी फॉर बुल यानी सांड, है ना। एल फॉर लोइन, शेर हो जाएगा, और मैं एबीसीडी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा, तो कौन सा हो गया, BHEL, है ना, BHEL, है ना। अब समझ में आएगा, बुल मतलब सांड, हॉर्स मतलब घोड़ा, एलिफेंट मतलब आपका हाथी, और लॉयन मतलब शेर, है ना। तो संविधान की पुस्तक पर 4 चित्र बने हुए हैं और संविधान सभा की सिर्फ मोहर थी, उस पर हाथी का चित्र अंकित था। और संविधान सभा की जो मोहर हुआ करती थी प्यारे बच्चों, उसमें हुआ करता था आपका अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उधर म्यांमार के क्षेत्रों को शामिल करते हुए, अक्साई, चीन और पीओके सभी एरिया को शामिल करते हुए वो हुआ करता था आपका अखंड भारत। और ऊपर वाले ने चाहा तो एक ना एक दिन हमारा जीवन रहता है तब तक हम अखंड भारत को अवश्य देखेंगे। ठीक है, चलिए, है ना। आज 1962 का भारत नहीं है, आज 2022 का भारत है। और जिन लोगों ने हमारा कुछ भी छीना, हम उनसे निश्चित ही लेकर रहेंगे। और आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि देशभक्ति छोटे स्तर पर होती है। तो बच्चों, हम छोटे ही सही, अगर देशभक्ति छोटे स्तर पर होती है, तो अगर हमारे देश के जवान सीमा पर नहीं होंगे
तो बड़े लोगों तुम सो नहीं पाओगे। ठीक है, तो जी जान लगा दो, मेहनत करो। और किसी रईस माता पिता का बेटा सिलेक्शन नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाएगा? मेहनत तो वो भी तुमसे ज्यादा करेगा, ठीक है, लेकिन तुम उससे ज्यादा करो, है ना। वो 8 घंटे पढ़ रहा है, तुम 10 घंटे पढ़ो। मैं नहीं कहता वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन हर कोई उसमें अच्छा नहीं होता। और आप क्या कर सकते हैं, कम सेवा के भाव में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कृष्ण कुमार वैद्य ने लिखा, प्रेम बाहरी रायजादा, ये सारी बातें आप जान चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन प्यारे बच्चों, 12वां अधिवेशन कब कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन होता है। इसी दिन जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, कौन? पंडित, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या लिया जाता है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। उधर अपना राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या किया जाता है इसी दिन, स्वीकार कर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसी दिन क्या किया जाता है, राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रगान लिखा किसने है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं किसने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर, एकमात्र ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो 60 साल की उम्र में चित्रकारी जैसी महान कला को भी सीखने की क्षमता रखता था, और भारत के सबसे पहले नोबेल विजेता, जिन्होंने 1913 में नोबेल अवार्ड के द्वारा नवाजा गया था। और आपको पता है कि नोबेल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो नोबेल अवार्ड 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा, और किस टीचर से पढ़े होंगे, मेरे से पहले ऑफलाइन आप पढ़े होंगे, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए, राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। अब सवाल आता है कि राष्ट्रगान कब गाया गया, कब गाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो प्यारे बच्चों 1911 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, सॉरी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी, वो किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर। तो पंडित बिशन नारायण धर ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। तो आपसे यहां पर पूछेगा कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो आप बता सकते हैं 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता इस अधिवेशन की करते हैं पंडित बिशन नारायण दत्त, और राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे राष्ट्रगान को समझाएंगे, क्योंकि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना और गंगा, है ना। ऑफलाइन क्लासों में हमेशा बताता हूं, और आपको समझाकर भी दिखाएंगे कैसे है भारत का पूरा पूरा नक्शा। ठीक है, चलिए, तो अंत में समझाएंगे उसे, लेकिन उससे पहले बात कर ले रहे हैं राष्ट्रगीत के बारे में। ठीक है, चलिए। तो इसी दिन प्यारे बच्चों क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है, क्या है? राष्ट्रगीत। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं राष्ट्रगीत, है ना। राष्ट्रगीत किसके द्वारा, किसने लिखा था प्यारे बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, है ना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, यह है हमारा राष्ट्र गीत। राष्ट्रगीत पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था, आनंद मठ। आनंद मठ में प्रकाशित हुआ बच्चों 1882 ईस्वी में। ठीक है, फिर ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस का होता है कलकत्ता अधिवेशन, और डेट कौन सी थी प्यारे बच्चों? 1896 ईस्वी। तो 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पंडित रहीमतुल्ला। तो कौन थे? पंडित रहीम, तो सॉरी, रहीमतुल्ला जी थे, पंडित नहीं, है ना। तो रहीमतुल्ला जी अध्यक्षता कर रहे थे, और राष्ट्रगीत पहली बार कलकत्ता के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो राष्ट्रगान बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद, उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और साथ के साथ कब?
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ठीक है, चलिए बच्चों, इतनी सारी बातें थी किसके बारे में, 12वां अधिवेशन के बारे में। सारी बातें हम आपको चर्चा कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट डाउन कीजिए सारी चीजों को और स्क्रीनशॉट लेकर मजे लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्र ध्वज के बारे में। है ना, राष्ट्र ध्वज के बारे में बात करेंगे। राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, है ना। अब राष्ट्र ध्वज जो डिजाइन किया गया था, अगर मैं बात करूं कि राष्ट्र ध्वज डिजाइन किया गया था, राष्ट्र ध्वजायन किया था, एक व्यक्ति हुआ करते थे पिंगली वेंकैया। तो कौन से हुआ करते थे, पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने क्या किया था प्यारे बच्चों, राष्ट्र ध्वज डिजाइन किया था। अगर मैं बात करता हूं राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये 3 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, बीच में है अशोक चक्र और B.R. अंबेडकर के कहने पर भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसमें अशोक चक्र को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए ये कोशिश की है भारत का कुछ राष्ट्र ध्वज बनाने की। ठीक है, तो ये है आपके भारत का राष्ट्र ध्वज। मतलब लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई समानुपात 3:2। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2। ठीक है, तो राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को, डिजाइन किया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। तो 3:2 कितना बच्चे, 3:2। अब कितना भी बढ़ा लो, 30 फुट लंबा बना लो, 20 फुट चौड़ा बना लो, 30 मीटर लंबा बना लो, 20 मीटर चौड़ा बना लो, लेकिन जो अनुपात है यही रहेगा। ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली किसके बारे में प्यारे बच्चे, राष्ट्र ध्वज के बारे में। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, है ना। प्यारे बच्चों, ये जो क्लास थी थोड़ी सी पहले, है ना, टेक्निकल एरर के कारण क्या हुई थी, थोड़ी सी वो हो गई थी। ठीक है, तो दिक्कत आ गई, तो उसकी वजह से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं जल्दी में हटा देता हूं तो पीछे से वीडियो चालू कीजिए, पॉज कीजिए और फिर इन चीजों को, सारी चीजों को नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ सुनाएंगे राष्ट्रगान का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं, भारत का ध्वज बना लिया, अब राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रगान कहां से शुरू होता है, पंजाब, है ना। ये आपका पंजाब, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल मतलब उड़ीसा का कलिंग वाला पार्ट उत्कल, और ये पूरा बंग, बंग मतलब बांग्लादेश, है ना। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। अब बात करता हूं मैं विंध्याचल, है ना, विंध्य, हिमाचल, हिमालय पर्वत जो अभी बताया था, विंध्य, हिमाचल, और यमुना और गंगा। उत्कल जलद तरंग, उत्कल जलद तरंग मतलब इसके आसपास क्या है, तरंग छिलछिलाती रहती है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहां पर हमने जाना भारत के राष्ट्रगान का महत्व,
कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलद, तरंग, है ना। तो आसपास क्या है, जल की किरणें झलकती रहती हैं। बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपके साथ भारत, सॉरी किसके साथ, अब हम मिलेंगे भारत की प्रस्तावना के साथ, ठीक है। तो भारत की प्रस्तावना चंद बातें करेंगे भारत के संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि पॉलिटी में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो पेपर में पूछता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।